अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्टेशियोमेट्री, उसका वन शॉट लेक्चर बनाएंगे। यानी कि इस लेक्चर में हम पूरे चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी ईकर और एमडी कैट के हवाले से जो न्यूमेरिकल्स में इशू आते हैं उसको भी देखेंगे कि आप किस तरीके से जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम जब बोर्ड के पेपर दे रहे होते हैं तो हम उसमें उस कंप्लीट मेथड के थ्रू स्टेप वाइज चलना होता है। लेकिन जब हम लोग एमडी को रिकैट देख रहे होते हैं तो उसमें हमें छोटी छोटी टेक्निक्स के थ्रू न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है ताकि टाइम कम से कम कंज्यूम हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट किया है हमने। मोल क्या होता है? किसी भी एटम का एटॉमिक मास हो, उसका फॉर्मूला मास हो या उसका मॉलिक्यूलर मास हो, जब हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, ग्राम फॉर्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया और मॉलिक्यूलर मास को भी हमने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं H2 की बात करूं तो उसका होता है 2 AMU। अभी ये इसका एटॉमिक मास है, इसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर दूंगी, 2 AMU के बजाय ग्राम लगा दूंगी, तो ये कन्वर्ट हो गया ग्राम एटॉमिक मास के अंदर। तो ये होता है ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा, जिसके अंदर क्या हो, 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स हो। पार्टिकल्स का क्या मतलब है? इन पार्टिकल्स में एटम्स हो सकते हैं, इन पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो एटम, मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूला यूनिट्स पार्टिकल्स होते हैं। तो ये 6.02 हो एक्सपोनेंट 23, तो वो हमारे पास मोल कहलाता है। तो मोल क्या होता है? किसी भी एटम का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास, जब हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हो, 6.02 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हो, तो वो हमारे पास मोल कहलाता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है एवोगैड्रोस नंबर की। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? एक मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे होते हैं उसी को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा, इसको जो है वो डिनोट किया जाता है Na से, कैपिटल N, और इसके नीचे सब्सक्रिप्ट में कैपिटल A होता है, इसको डिनोट किया जाता है इससे, और 6.02 इसका नंबर होता है जिसको एवोगैड्रो नंबर, बेसिकली ये नंबर, इस नंबर को ही हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। उसके बाद है मोलर मास। मोलर मास की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। किसी भी एक मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास CO2 है, ये इसका 1 मोल है। इसका वैसे मास क्या होता है? 44 AMU होता है, लेकिन हमने इसके 1 मोल के मास को एक्सप्रेस कर दिया ग्राम में, यानी कि 44 ग्राम कर दिया। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया? मोलर मास आ गया, यानी कि CO2 के 1 मोल का मास 44 ग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद है मोलर वॉल्यूम। 1 मोल गैस का, क्योंकि वॉल्यूम जो है हम लोग मोस्टली गैसेस का मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, गैसेस चूंकि मास इतना होता नहीं उनका वॉल्यूम ज्यादा अच्छा पैरामीटर होता है, तो इसलिए हम उनका वॉल्यूम देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने गैस लिखा है, सब्सटेंस नहीं लिखा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP, मोलर वॉल्यूम क्या है? 1 मोल गैस का वॉल्यूम कब? STP पे। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसके ऊपर रख के हम हर चीज को मेजर कर रहे होते हैं। सारे लॉस को उसी टेम्परेचर पे रख के, स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे रख के हम लोग लॉस लगा रहे होते हैं, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो उस टेम्परेचर और प्रेशर को कहते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू भी लिख दी है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0 केल्विन और स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू होती है 1 atm।
अभी मैं आपको आगे और भी डिटेल में बताऊंगी कि आप डिफरेंट वैल्यूज किस तरीके दे सकते हो, उसको एंड में देखेंगे हम। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मोल्स पर। आपके चैप्टर में जो नई बुक है फर्स्ट ईयर की, जो अभी रिसेंटली आई है, उसमें चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ इतनी ही डेफिनेशंस थी, तो हम सिर्फ इसी को देखेंगे। उसके बाद अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप लोग उसके फॉर्मूलाज, उसकी टेक्निक्स को याद रखो कि ये किस तरीके से हो रहा है। अगर आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं, आपको याद होगा कि मोल्स के फॉर्मूले हो, चाहे लिमिटिंग रिएक्टेंट की हो, स्टेशियोमेट्री का, काफी लंबा इसका प्रोसेस होता था करने का, स्टेप वाइज करना होता था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगी जिसके जरिए आप सिंपल वैल्यूज पुट करके 1 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और यही टाइम होता है एमडी कैट के अंदर कि आपको 1 मिनट के अंदर एक एमसीक्यू को करना होता है, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे टेक्निक्स को। अब यहाँ पर मोल्स के फॉर्मूले की बात करते हैं, तो मोल्स के हमेशा याद रखना 3 फॉर्मूले होते हैं। 3 फॉर्मूले होते हैं जिसके जरिए हम मोल्स निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला क्या है? मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये वो मास है जो हमारे पास हमेशा ग्राम में होगा और डिवाइड करवा दो इसको मोलर मास से। यानी कि जिस भी आप एलिमेंट के, जिस भी एटम के मास मोल्स निकाल रहे हो, तो उसका मास आपको यहाँ पुट करना होगा और उसी का मोलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मोल्स निकालना चाह रही हूँ सोडियम के लिए, तो मुझे सवाल में सोडियम का कुछ ना कुछ मास लाजमी गिवन होगा और मुझे सोडियम का मोलर मास पता है, सोडियम का 23 होता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये वाला फॉर्मूला हमेशा कब लगेगा? जब हमें मास गिवन हो। जब हमें मास गिवन हो और मोल्स निकालने को बोले तो हम ये पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब आते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले पे। दूसरा वाला मोल्स का फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। आजान हो रही है। अच्छा, तो दूसरा फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का? कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या फॉर्मूला यूनिट हो। अगर सवाल में आपको बोलता है कि एटम्स निकालो, मॉलिक्यूल्स निकालो या फॉर्मूला यूनिट निकालो, इन तीनों में से कोई एक चीज बोलता है निकालो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और साथ में आपको दिए हुए हो मोल्स, ठीक है? चाहे मोल्स दिए हुए हो चाहे मास दिया हुआ हो, और बोले नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है? कभी कभार ऐसा भी हो रहा होता है कि आपसे यही फॉर्मूला लगाकर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपको ये वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ता है। कैसे यूज करना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल अगर सवाल में बोला हुआ है कि ना 50 ग्राम सोडियम है, बताओ उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब 50 ग्राम सोडियम का मतलब क्या है? ग्राम में हमें सोडियम का मास दे दिया है और हमसे बोल रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमें निकालने, अगर हम ये वाला फॉर्मूला देखेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमें निकालने का बोला है ना। ये वैल्यू तो कांस्टेंट है 6.02 एक्सपोनेंट 23, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा। तो मोल्स निकालने के लिए मास हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ वाले फॉर्मूले से मोल्स निकालेंगे पहले, और फिर वो मोल्स निकाल के यहाँ पे पुट करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। तो फिर जब दूसरा फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा? जब आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यूनिट का रिलेशन दिया हुआ, मोल्स और मास गिवन हो, सही है? उसके बाद तीसरा है हमारे पास वॉल्यूम से रिलेटेड। तीसरे में क्या कह रहा है कि मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। किसी भी गैस का बोला जाए आपको मोल्स देके कि वॉल्यूम निकालो, या वॉल्यूम देके बोला जाए मोल्स निकालो, तो आप क्या करोगे? आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी गैस का मास दिया हुआ हो और आपसे बोलो वॉल्यूम निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? मास के जरिए पहले यहाँ से मोल्स निकालोगे, फिर वो मोल्स यहाँ पुट करके वॉल्यूम निकाल लोगे, सही है? तो इस तरीके से ये मोल्स के फॉर्मूलाज इस्तेमाल होंगे और ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक जरूर लाजमी इस्तेमाल होता है कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में, जब आप स्टेशियोमेट्री के करते हो, इस चैप्टर के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हो तो, ठीक है?
तो ये तो हो गए मोल्स के। साथ में अब ये भी याद रखना कि अगर मास दिया हुआ है तो ये वाला इस्तेमाल होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए तो ये वाला, वॉल्यूम का रिलेशन दिया मोल का तो तीसरा वाला इस्तेमाल होगा। अब आते हैं हम इस चैप्टर के जो नाम पे है न्यूमेरिकल्स, स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री की डेफिनेशन को सबसे पहले समझते हैं। स्टेशियोमेट्री की डेफिनेशन क्या कहती है कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय इन अ रिएक्शन बाय यूजिंग बैलेंस इक्वेशन। यानी कि किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में पढ़ना, उनके अमाउंट के बारे में पढ़ना, किसके जरिए? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए। यानी कि एक इक्वेशन आपको दी हो और इस इक्वेशन के जरिए आप किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में रिलेशनशिप बनाओ, उनके बारे में पढ़ो, तो वह हम पढ़ते हैं स्टेशियोमेट्री के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर एमडी के टिकट की बात की जाए तो जाहिर सी बात है आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी, स्टेशियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो हमारे लिए न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेशियोमेट्री की न्यूमेरिकल्स की टोटल 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है मास मास रिलेशनशिप, एक होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और एक होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मैंने तीनों टाइप्स के रिलेशनशिप दिए हुए हैं, उनके फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। सिंपल अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है तो बजाय आप रिलेशंस बनाओ, आप बजाय देखो क्या कितने मोल से कितने बन रहे हैं, ये सब करने से बेहतर है आप सिंपल ये फॉर्मूला लगा दो तो आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। सबसे पहले है हमारे पास मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप के अगर हम देखें तो स्टेशियोमेट्री में हमेशा क्या होता है, मास मास की अगर मैं बात करूं तो आपको एक मास गिवन होगा और आपको बोला जाएगा कि दूसरा मास निकालो, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी कुछ इसी तरीके से है कि गिवन मास, जो भी मास आपको गिवन है सवाल में, फॉर एग्जाम्पल बोलता है कि ना कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन करा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई और आपको कार्बन का मास दे दिया है और बोला है कि बताओ CO2 कितना बना होगा। ठीक है, तो एक मास आपको गिवन है, किसका मास गिवन है? कार्बन का मास गिवन है और निकालने का क्या बोल रहा है? CO2 का मास। तो जो मास हमें गिवन है, जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दी उसमें कार्बन का मास हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे कार्बन का मास रखेंगे और डिवाइड किससे करवाएंगे? उसके मोलर मास से। लेकिन साथ में ये x क्या है? तो ये जो x है ये हमारे पास कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इक्वेशन दी हुई होती है कि जिसमें हमारे पास किसी भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल CO2 आ रहा है किसी इक्वेशन में, उससे पहले 2 लगा हुआ होता है ना, ये वाला नंबर, ये हमारा कोफिशिएंट होता है। इक्वेशंस में काफी जगहों पे लगे हुए होता है, बैलेंस करते हैं हम 2 लगा के, तो ये जो बैलेंस करने के लिए नंबर्स लगाते हैं ना हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो डिवाइड बाय मोलर मास तो करेंगे लेकिन साथ में कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर CO2 की बात करी हूँ, मैं CO2 की इक्वेशन लूँ तो कार्बन प्लस O2 एरो CO2, अब ये ऑलरेडी बैलेंस है, मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं मुझे कार्बन का मास दिया हुआ है, कार्बन का मास में रखूंगी डिवाइड बाय कार्बन का जो मोलर मास है वो रखूंगी जो कि 12 होता है, साथ में x इसका कोफिशिएंट जो होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन का कोफिशिएंट 1 है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी। अगर इसी के साथ आ जाओ आप रिक्वायर्ड मास, निकालना किसका है? हमें CO2 का निकालना है, तो CO2 का मास निकालने के वो यही रखा रहेगा, नीचे डिवाइड करवाएंगे CO2 के मोलर मास से, यानी कि मॉलिक्यूलर मास से, एटॉमिक मास से। ठीक है, और साथ में y क्या है? इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। अब यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपको इक्वेशन क्या गिवन है। और स्टेशियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स में मोस्टली 90% आपको इक्वेशंस गिवन होती हैं। हाँ, अगर बहुत ही कोई सिंपल सी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो इस किस्म की शायद आपको ना भी गिवन हो, लेकिन मोस्टली जो होता है वो गिवन होता है। बहुत ही आसान और सिंपल सी जो बिल्कुल बेसिक इक्वेशन जो पता होती हैं वो नहीं दी हुई होती, लेकिन ज्यादातर गिवन होती है।
तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का मास, इसको ऊपर रखोगे, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करवाओगे, और डिवाइड करवाने के साथ साथ मोलर मास को किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, y। y क्या है, y इसका कोफिशिएंट है और x इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, तो पहले वाला क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा, आपको या तो मास गिवन होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, मास निकालना होगा, दोनों में से एक चीज होगी। तो यहाँ पर अगेन हम फॉर एग्जांपल हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें कार्बन का मास गिवन है और हमसे बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालो। तो जो मास गिवन है उसको यहाँ रखेंगे, अगेन यहाँ पर x मल्टीप्लाई मोलर मास, कोफिशिएंट को मोलर मास से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इक्वल्स टू रिक्वायर्ड वॉल्यूम, जो वॉल्यूम निकालना है उसको यही रहने देंगे, डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम हमें पता है उसकी फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो मोलर वॉल्यूम जो है, एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो रखेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास इस फॉर्मूले के जरिए मास के जरिए वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम के जरिए मास निकल जाएगा। अच्छा, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो कि आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप यहाँ वॉल्यूम पुट कर दो और मास निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब नीचे आते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम दिया हुआ है और वॉल्यूम को ही निकालना है, तो फिर इसके लिए हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को इस्तेमाल करेंगे। इसमें किसी एक का वॉल्यूम गिवन होगा, किसी एक का निकालना होगा, तो जो वॉल्यूम गिवन होगा उसको यहाँ रखेंगे, डिवाइड करवाएंगे x से। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे हम लोग मास को मोलर मास से डिवाइड करवा रहे थे, इसी तरह हम वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के नीचे मोलर वॉल्यूम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इधर भी मोलर वॉल्यूम होगा और इधर भी मोलर वॉल्यूम होगा, दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए कट गया होगा। मोलर वॉल्यूम की मैंने आपको वैल्यू बताई थी 22.4, ठीक है। तो क्या होता है कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए हमारे पास सिर्फ यहाँ पर x और सिर्फ y बचता है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम में क्या होगा, जिसका वॉल्यूम गिवन है उसको आप रखोगे, डिवाइडेड बाय जो भी उसका कोफिशिएंट लगा हुआ है उससे डिवाइड करवाओगे, फिर उसके बाद जिसका वॉल्यूम निकालना है उसको यहाँ रखोगे, डिवाइड करवाओगे उसके कोफिशिएंट से। जैसे इस केस में कार्बन का कोफिशिएंट भी 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट भी 1 है, तो सिंपल आंसर आ जाएगा। जो वॉल्यूम कार्बन का होगा वही कार्बन डाइऑक्साइड का आ जाएगा, सही है। लेकिन डिफरेंट इक्वेशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा कोफिशिएंट। तो आई होप यहाँ तक के फॉर्मूले आपको क्लियर हो स्टेशियोमेट्री के। सिंपल अगर सवाल आता है तो सिंपल आप इस फॉर्मूले को रखकर डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो, आपको पूरा स्टेप वाइज करने की जरूरत नहीं है, सही है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स की तरफ, उसके फॉर्मूलाज को देखते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है, बेसिकली ऐसा रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन के दौरान पहले खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 रिएक्टेंट्स थे मेरे पास, जिसमें से एक रिएक्टेंट क्या हुआ, पहले खत्म हो गया और मतलब सारा इस्तेमाल हो गया। अब उसके इस्तेमाल होने से क्या होगा, जो प्रोडक्ट बन रहा था वो बनना रुक जाएगा। तो वो रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में पहले इस्तेमाल होकर खत्म हो जाए और उसके खत्म होने की वजह से कोई भी रिएक्शन रुक जाए, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं, रिएक्टेंट विच कंज्यूम कंप्लीटली इन केमिकल रिएक्शन। वो जो पहले पूरा कंज्यूम हो जाए वो हमारे पास होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट दिए हुए होंगे, ठीक है। अब दोनों रिएक्टेंट में से हमें पता लगाना है ना कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट 1 यानी कि एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय अगेन उसका x मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट 2, दूसरे रिएक्टेंट की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय y और मोलर मास से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसमें से क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक दिया हुआ है आपको, ठीक है, एक रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है, आपने दूसरे रिएक्टेंट का पता कर लिया, ठीक है। अब दोनों के मासेस हमें पता चल गए हैं। अब मास से क्या होगा, आप
फर्दर आगे पता लगा सकते हो कि कौन सा रिएक्टेंट कम था, कौन सा रिएक्टेंट ज़्यादा था। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि ना दोनों के आपको दिए हुए हैं, दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं उनके हमें मासेस गिवन है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, और पुट करके हम देख सकते हैं कि किसका आंसर बड़ा आ रहा है और किसका आंसर छोटा आ रहा है। जिसका आंसर छोटा आ रहा होगा ऑफ कोर्स वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ठीक है, और फिर उस लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले मोल्स को हम आगे स्टेशियोमेट्री के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों फॉर्मूलाज के थ्रू आगे जो भी मांगा गया है आपसे, मास मांगा गया है, वॉल्यूम मांगा गया है, जो भी मांगा गया है, आप फिर आगे फर्दर इसको पता करने के बाद इससे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट पता लगा लोगे, ठीक है। अब ये पता लगने के बाद आप आगे क्या करोगे, इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करोगे। आगे आपसे जो मांगा गया है, मास मांगा गया है तो मास वाला इस्तेमाल करोगे, ठीक है, वॉल्यूम मांगा गया तो वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम दिया गया है तो फिर मतलब उस हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से आप इन तीनों को इस्तेमाल करोगे। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट पता लगाने के लिए ये वाला इस्तेमाल होगा। सही है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम परसेंटेज यील्ड पर। परसेंटेज यील्ड पर ठीक है, तो यहां तक हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट का। अब उसके बाद आते हैं परसेंटेज यील्ड के ऊपर। परसेंटेज यील्ड में क्या होता है हमारे पास कि हम पता लगाते हैं कि रिएक्टेंट्स को लेने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट कितना आ रहा है। अब ये दो तरीकों से होता है। एक होता है एक्चुअल यील्ड, यानी कि जो शुरू में एक्सपेरिमेंटली हो चुका है, ठीक है, वो करके उन्होंने कैलकुलेट कर दिया साइंटिस्ट ने। और थ्योरेटिकल यील्ड जो है, एक्चुअल यील्ड हमेशा हमें सवाल में गिवन होगी, ये आपने याद रखनी, यानी कि जो भी सवाल में मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, जो भी गिवन है वो एक्चुअल यील्ड का गिवन होगा। और थ्योरेटिकल यील्ड हम निकालते हैं स्टेशियोमेट्री से, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर हमें थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए स्टेशियोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। स्टेशियोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ मास हमें गिवन होगा, उससे दूसरे का मास निकाल लेंगे और इस तरीके से हम आगे थ्योरेटिकली का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आप क्या करोगे, आपको परसेंटेज यील्ड निकालनी है, एक्चुअल यील्ड आपको गिवन है, थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है। थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, स्टेशियोमेट्री का इस्तेमाल करोगे। यही वाला फॉर्मूला लगेगा मास के लिए, मास वॉल्यूम के लिए, और वॉल्यूम के लिए ये लगेगा। मोस्टली मास का होता है, मास वाला लग रहा होता है, तो मास वाला आप लगाओगे। मास वाला लगाने के बाद उधर से आप निकाल लोगे थ्योरेटिकल यील्ड, और थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के बाद आप इस फॉर्मूले में पुट करके परसेंटेज यील्ड निकाल लोगे। सही है, सिंपल है इसका फॉर्मूला, इसमें कोई डिटेलिंग बात नहीं है। उसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट के बाद आ जाते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है कि जो हमें नंबर दिया हुआ है उसके अंदर वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं, और उन पे और कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिन पे हमें रिलाई करना ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर हम उनको इग्नोर भी करेंगे तो हमारी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसे कहते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि हम सबसे पहले अगर नंबर को देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारे पास सारे नंबर नॉन ज़ीरो हैं, तो इसलिए यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी क्या है 2019। अगर आप देखो तो इधर जीरो जो आ रहा है वो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो जब भी जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा होगा तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अब यहाँ पर तीसरा है 0.004। अब 0.004 में क्या है, हमेशा याद रखना डेसिमल के बाद के जो जीरो हैं, नॉन जीरो से पहले वाले, डेसिमल के बाद के जीरो जो नॉन जीरो से पहले हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो ये डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल के बाद जीरो है और फिर नॉन जीरो आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो जीरो होंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, ठीक है।
तो इसीलिए हमारे पास सिर्फ यहाँ पर जो 4 है जो कि नॉन जीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होगा चाहे कुछ भी हो जाए। नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन जीरो के अंदर कंफ्यूजन आती है कि वो कहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है कहाँ पे नहीं है। तो इस सिचुएशन में डेसिमल के बाद नॉन जीरो से पहले जो जीरो होते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पे 4 हमारे पास एक ही नॉन जीरो आ रहा है, इसलिए हमारे पास 1 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है। अब उसके बाद है 7000। 7000 में अगर आप देखो तो 7 के बाद 3 जीरो आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी कि नॉन जीरो के बाद ये जो जीरो हैं वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो सिर्फ 7 है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सही है। सिग्निफिकेंट फिगर हम इनको क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मैं इन जीरो को हटा भी सकती हूँ। कैसे? मैं 7000 को 7 एक्सपोनेंट 3 करके भी लिख सकती हूँ। मतलब इन जीरो को लिखने या ना लिखने से मेरी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं इन जीरो को हटा भी सकती हूँ, इसी वजह से मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो रहे। लास्ट एग्जाम्पल क्या है? 3.200। अब यहाँ पर देखो आप अगर तो डेसिमल के बाद पहले नॉन जीरो आ रहा है फिर जीरो आ रहा है। अगर ये वाले डेसिमल की वैल्यू देखो, इसमें डेसिमल के बाद पहले जीरो आ रहे थे और फिर नॉन जीरो आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि पहले नॉन जीरो आ रहा है उसके बाद जीरो है। डेसिमल के बाद पहले नॉन जीरो है और फिर जीरो है, तो इस कंडीशन में तो नॉन जीरो के बाद वाले जो जीरो होंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रहे हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा में क्या होता है कि आप बहुत बड़ी वैल्यू को छोटा करते 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 एक छोटी सी वैल्यू बना लो जो कि छोटे होने पर भी कोई बड़ा फर्क ना पैदा कर रही हो या फिर उस पर कोई फर्क ना आ रहा हो। मतलब एक बड़े से नंबर को हम छोटा करके लिख सकें, ठीक है, नंबर्स को कम कर करके, तो वो हमारे पास राउंडिंग ऑफ डेटा कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा करने के, राउंडिंग ऑफ डेटा के। तो यहाँ पर टोटल 3 रूल्स हैं। पहला रूल क्या कह रहा है कि अगर लास्ट वाला नंबर, मैं साथ साथ बता के भी जाती हूँ, लास्ट वाला नंबर अगर 5 से छोटा है तब उसको ड्रॉप कर दो। जैसे कि यहाँ पे देखो 8.7483 के अंदर ये जो लास्ट वाला 3 है ये 5 से छोटा है, तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे ही ड्रॉप कर दिया, 3 को हटा दिया मैंने। देखो 8.748, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं दूसरे रूल पे। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर लास्ट वाला नंबर ग्रेटर देन 5 है, अगर लास्ट वाला नंबर ग्रेटर देन 5 है तो आप उसको ड्रॉप करोगे और ऐड करोगे 1 टू द नेक्स्ट नंबर। अब देखो यहाँ पर हमने 3 तो हटा दी क्योंकि 5 से छोटा था, लेकिन अगर हम 8 को देखें, 8 5 से बड़ा है, तो अब जब हम इसे ड्रॉप करेंगे तो इसके साथ वाला जो नंबर है उसमें 1 को ऐड करवा देंगे। तो मैंने जब देखो 8 को ड्रॉप करा तो 8 के साथ 4 था, 4 के अंदर ऐड 1 करवा दिया, 5 हो गया 8.75, ठीक है। अब मैं इसको मजीद छोटा करना चाहती हूँ, तो इसके लिए तीसरे रूल पर आते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, अगर लास्ट वाला नंबर 5 ही हो, अभी तक हम क्या कह रहे थे, 5 से बड़ा 5 से छोटा, लेकिन अगर लास्ट वाला नंबर 5 ही हो तो हम क्या करेंगे, उसके साथ वाले नंबर को देखेंगे कि 5, ऐसे फॉर एग्जांपल लास्ट वाला नंबर 5 है तो मैं इसके साथ वाले नंबर को देखूंगी कि वो क्या है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं। अगर साथ वाला नंबर इवन है तो वो ऐसे ड्रॉप हो जाएगा, 5 ऐसे ड्रॉप हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर 5 था, 5 के साथ 7 था, अब 7 तो इवन नहीं है। अगर ये 7 के बजाय 6 होता या 7 के बजाय 8 होता तो मैं 5 को ऐसे ही ड्रॉप कर देती, लेकिन 5 के साथ वाला नंबर जो है वो ऑड नंबर है। तो ये रूल क्या कह रहा है, अगर लास्ट वाला नंबर 5 हो तो फिर हम उसके साथ वाले नंबर को देखेंगे, अगर वो साथ वाला नंबर इवन है तो आप 5 को ड्रॉप कर दो, लेकिन अगर वो साथ वाला नंबर ऑड है तो हमें साथ वाले नंबर में ऐड करवाना पड़ेगा 1। अब यहाँ पे देखो 5 था, 5 के साथ क्या था, ऑड, तो 5 को ड्रॉप करने से पहले मैंने 7 के अंदर +1 करवा दिया, तो ये हो गया 8.8। सही है। सिमिलरली अगर हम नीचे वाले एग्जांपल्स देखो, नीचे वाले एग्जांपल्स में भी यही हुआ है, ठीक है। 5.36748 था, 8 जो है वो
5 से बड़ा है, तो इसीलिए जब हमने इसको ड्रॉप करा तो इसके अंदर हमने, अच्छा ये 6 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 6। अच्छा हमने डायरेक्टली ड्रॉप कर दिया। 8 जब ड्रॉप किया होगा तो यहाँ पर 8 चूंकि 5 से बड़ा है तो 4 के अंदर 5 ऐड करवा दिया होगा। 5 ऐड कर जब हम हटाएंगे तो 5 जो है वो उसके साथ वाले नंबर को देंगे, 7 है, ऑड है तो +1 करवा देंगे, तो इसीलिए 5.368 हो गया। अब इस 8 को ड्रॉप करवाएंगे तो साथ वाला नंबर इवन है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसके 8 जो है ये 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड 1 करवाते हैं। तो 6 के अंदर हमने एक ऐड 1 करवा दिया और 8 को ड्रॉप करवा दिया। फिर जब ये 7 को देखो, 7 जो है ये अगेन 5 से बड़ा है, तो 7 को ड्रॉप करने से पहले 3 में ऐड 1 करवा देंगे, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों एग्जांपल्स को भी आप लोग देख लेना, ये बिल्कुल एज इट इज सेम है, जो ये रूल्स लिखे हैं उन्हीं के ऊपर ही हुई है, सही है। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या है कि बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू को आसानी से एक्सप्रेस करवाना, यानी कि बजाय आप उस बड़ी वैल्यू को पूरा लिखो, आप उसको छोटा करके लिखो कि वैल्यू भी वही रहे, मतलब हम वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे। जैसे हम लोग राउंडिंग ऑफ डेटा में हमने वैल्यू को देखो कहाँ से कहाँ लिया है, इसमें हम वैल्यू को शॉर्ट नहीं कर रहे होते, छोटा नहीं कर रहे होते, सिर्फ वैल्यू को छोटे तरीके से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। कन्वीनियंटली, हमारे लिए कन्वीनियंट हो जो एक्सप्रेस करना, चाहे वो बड़ी वैल्यू हो बहुत या फिर वो बहुत छोटी वैल्यू हो। तो इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा है, एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर कन्वीनियंटली, आसानी से। जैसे कि मेरे पास 6782 है, अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है, मैं चाह रही हूँ उसको मैं छोटा करके लिखूं, तो मुझे पता है कि पॉइंट मेरा यहाँ पर है। जब भी आप पॉइंट, अब देखो पॉइंट यहाँ पर है, मैं इस पॉइंट को इधर ले आती हूँ पहले नंबर के बाद, तो ये 1 2 3 डिजिट मैं इस तरफ लाई हूँ। अच्छा आप हमेशा याद रखना, जब हम इस तरफ लाते हैं तो 10 की वैल्यू प्लस में जाती है, और जब हम डेसिमल को उस तरफ लेके जाते हैं तो 10 की वैल्यू माइनस में आती है। अब यहाँ पे देखो हम इस तरफ लेकर आए हैं, यानी कि लेफ्ट की तरफ लेकर आए हैं, तो ये कितने पॉइंट्स लेकर आए, 1 2 3, तो ये पॉइंट यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया 6.786 पॉइंट, यहाँ पर आ गया 6.782, और कितने पॉइंट पीछे लाए हैं, 3, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 बना के मैंने इसको लिख दिया। वापस से बताती हूँ मैं, डेसिमल हमारे पास एंड में होता है, जब कहीं पर भी नहीं होता तो डेसिमल को हम यहाँ से 3 डिजिट पहले ले आए, 1 2 3, 6 के बाद ले आए, पहले नंबर के बाद ले आए, ठीक है। तो जब पहले नंबर के बाद ले आए तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, यहाँ से यहाँ है तो 0.782 मल्टीप्लाई में जितने डिजिट पहले अब करीब आया है उतनी ही पावर बना के लिख दो 3, ठीक है। अब देखो ये क्योंकि इस तरफ आए तो इसलिए ये मेरे पास कुछ नहीं लगा हुआ, यानी कि +3 होगा, प्लस में वैल्यू आ गई 10 की। सिमिलरली ये वाला देखो पॉइंट यहाँ पर था, मैं 1 2 दो डिजिट इधर ले आई, तो क्या हो जाएगा 5.652, 2 डिजिट इधर लाई हो तो 10 की पावर 2 हो गया, क्योंकि इस तरफ लाई तो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर 0.00019 है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इस पॉइंट को ले जा रही हूँ इस, अच्छा पॉइंट को हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक नंबर चाहे इधर हो या चाहे इधर हो, पहले नंबर के बाद लाएं। जैसे यहाँ पे देखो एक नंबर से, इस नंबर से पहले सेकंड लास्ट यहाँ पर आएगा पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल एक नंबर से पहले। यहाँ पर भी क्या था कि एक नंबर के बाद आ रहा था पॉइंट, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इन पॉइंट्स पर लाके डेसिमल को रोकें। अब यहाँ पे इधर था डेसिमल, तो हमने इसको 1 2 3 4 डिजिट्स उधर ले गए, तो यहाँ पर अब चूंकि हम उधर लेके जा रहे हैं पॉइंट को, तो 10 की पावर नेगेटिव में आएगी, 4 डिजिट लेके गए तो 10 की पावर -4 हो गया, 1.9 10 की पावर -4। सिमिलरली इसके अंदर 6 डिजिट उधर लेके गए हैं उस तरफ पॉइंट को, तो ये 10 की पावर -6 हो गया। तो आई होप ये बहुत सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ इतनी साइंस है नहीं, सिंपल आपको बस पॉइंट्स इधर से उधर करने हैं और आपको 10 की वैल्यू वही बना के लिखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अच्छा मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में थोड़ी सी एक बात और अभी मेरे जहन में आई, वो ये कि आपको हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर
जो दो रिएक्टेंट्स हैं उनके मासेस गिवन होंगे, दोनों रिएक्टेंट के मासेस गिवन होंगे, ठीक है। और उन दोनों रिएक्टेंट के मासेस के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट ये रहा, एक रिएक्टेंट ये रहा, एक का मास यहाँ रखा, एक का मास यहाँ रखा। अब जब आप ये इसका भी रेशो निकालोगे, इसका भी रेशो निकालोगे, तो इनमें से कोई एक छोटा आएगा। जो छोटा आ रहा होगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और फिर उसके जरिए आगे आप फर्दर काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद ही मैंने कुछ बॉक्स में एक बात लिखी है, कभी कभार एमसीक्यूज में पूछ लेता है डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट पैरामीटर्स में, डिफरेंट जो यूनिट्स होते हैं उनमें पूछ लेता है। सबसे पहले मोलर वॉल्यूम के भी मैंने आपको वैल्यू बताई थी, 22.4 होती है। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जो वैल्यूज ले रहे होते हैं वॉल्यूम की, वो डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर के अंदर ले रहे होते हैं, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही चीज होती है, ठीक है। टेम्परेचर को हम केल्विन के अंदर ले रहे होते हैं और प्रेशर को एटीएम के अंदर ले रहे होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। फिजिक्स में अलग होते हैं यूनिट्स, केमिस्ट्री के अंदर हम ये यूज कर रहे होते हैं। तो मोलर वॉल्यूम अगर हम डेसीमीटर क्यूब या लीटर में देखें, स्लैश का मतलब है और, ठीक है, ये डिवाइड मत समझ लेना आप लोग। तो ये 22.41 डेसीमीटर क्यूब हो गया। अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब या एमएल में देखें तो ये बराबर हो जाएगा 22410 सेंटीमीटर क्यूब या एमएल के, ठीक है। अगर हम इसको मीटर क्यूब में देखें तो ये क्या हो जाएगा 0.02241 मीटर क्यूब। तो ये डिफरेंट यूनिट्स में आपको दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से यूनिट में क्या वैल्यू होगी। उसके बाद टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर 3 होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 273 केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद प्रेशर पर आते हैं। प्रेशर स्टैंडर्ड जो होता है वो 1 atm होता है। इसका एक और यूनिट होता है टॉर, टॉर के अंदर 760 होता है, ठीक है। psi यानी कि प्रेशर पर स्क्वायर इंच, उसके अंदर 14.7 होता है। और सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होता है। वैसे ये जो 760 टॉर है, अगर इस मिलीमीटर्स में देखें, इस मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में देखें, यहाँ पे तो सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी है, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में 760 टॉर और 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी बराबर होता है। यानी कि टॉर और मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जो वैल्यू टॉर में होगी वही वैल्यू मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में होगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है, चाहे आपको सवाल में मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी गिवन हो, चाहे आपको सवाल में टॉर गिवन हो, दोनों एक ही चीज है, सही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को पूरा देखा। मेनली इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें मैंने लिखी नहीं, क्योंकि आपके पास एमसीक्यू उसके अंदर न्यूमेरिकल पूछे जा रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 1 से 99% न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है थ्योरी का सवाल आ जाता है, वो भी डेफिनेशंस जो थी मैंने लिख दी है। तो ये था हमारा 1 शॉट लेक्चर, जिसके अंदर ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हमने देख लिया है न्यूमेरिकल्स के एतबार से। आई होप आप लोगों को सब क्लियर हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।